चलिए हम प्लेटो को शुरू करते हैं। प्लेटो का समय 428 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक था, यानी ये लगभग शुरुआती दौर के विचारकों में से है। अगर हम देखें तो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो है। प्रथम राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली है और वहीं वैज्ञानिक राजनीति का जनक हाब्स है। आगे हम बढ़ें तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक हर्बर्ट स्पेंसर है और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं। इसके आगे भी अगर हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान का प्रवर्तक तथा समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत का पिता जॉन रॉल्स को कहा जाता है। अगर हम प्लेटो का असली नाम देखें तो एरिस्टोक्लीस था, जिसका तात्पर्य होता है सबसे अच्छा व प्रसिद्ध। कई बार एक सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्लेटो के नाम का क्या मतलब है या क्या तात्पर्य है, तो कई बार ये आता है। अगला है कि प्लेटो को मानवीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक अर्थात राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। प्लेटो को दार्शनिक या नैतिक आदर्शवाद का संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि उसने इंद्रिय जनित भौतिक जगत से परे एक शाश्वत सार्वभौमिक विश्व के विचार को ज़्यादा वरीयता दी थी। इंद्रिय जनित का मतलब होता है कि शारीरिक या आंगिक विचार में प्लेटो का काफ़ी योगदान रहा है। राज्य को समझने में, बाकी चीज़ों को समझने में वो शरीर के हिस्सों का उपमा देता है, जो हम आगे देखेंगे। जीवन परिचय अगर प्लेटो का हम देखें तो प्लेटो के अनुसार मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं असंस्कृति गैर यूनान की बजाय यूनान में जन्मा, दास की बजाय नागरिक के रूप में, स्त्री के बजाय पुरुष के रूप में जन्मा, किंतु सबसे अधिक धन्यवाद कि मैं सुकरात के युग में जन्मा। प्लेटो ईसा से 428 साल पहले एक अभिजात परिवार में पैदा हुआ। जब प्लेटो पैदा हुआ उस समय लोकतांत्रिक एथेंस, जहां प्लेटो का जन्म हुआ था, स्पार्टा के साथ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था, जिसे पेलोपोनेशियन वार यानी पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। 28 वर्ष तक चले इस युद्ध ने एथेंस का पतन कर दिया। युवावस्था में प्लेटो राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर वह सुकरात का शिष्य बन गया। प्लेटो ने अपनी युवावस्था में 2 असफल सरकारें देखी। प्रथम 30 लोगों का शासन यानी द रूल ऑफ 30, तथा उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार। प्रथम शासन ने उसके गुरु सुकरात को युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप में फंसाया, जबकि लोकतंत्रवादियों ने अपवित्रता व अनैतिकता के अभियोग में जहर का प्याला दिया। इन दोनों घटनाओं ने युवा प्लेटो को राजनीति से विमुख कर दिया। सुकरात के मृत्युदंड, स्वसुरक्षा की चिंता व राजनीति से मोह भंग के कारण प्लेटो ने 11 साल तक इटली, सिसिली, मिस्र आदि स्थानों पर भटकता रहा। 388 ईस्वी पूर्व वह वापस एथेंस लौटा और एथेंस में उसने यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में एकेडमी की स्थापना की। इसका नाम जाने माने यूनानी नायक एकेडमस के नाम पर रखा गया था। अकादमी के दरवाजे पर लिखा हुआ था, जिन लोगों को रेखागणित का ज्ञान नहीं वे अंदर ना आए। मेडिस एक्जियोमेट्रोस आइसिटो। तीन सौ 367 ईस्वी पूर्व के आसपास यानी अपनी प्रौढ़ावस्था में प्लेटो सिराक्यूज के नए शासक डियोनाइसियस को दार्शनिक शासक की कला सिखाने के लिए सिसिली गया। वहां उसने 2 बार असफल प्रयास किए। 80 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो गया, जहां पे उसे बेचा गया था। ये कहानी आप आगे चल के देखेंगे।
जब हम थिंकर को पढ़ाना शुरू करें, थिंकर एक तरीके से कहिए विचारधारा को पढ़ाना शुरू करेंगे, वहाँ पे आएगा। प्लेटो की मुख्य चिंताएं या मुख्य रचनाएं, प्लेटो की पुस्तकें डायलॉग यानी संवाद शैली में है, जैसे दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उस शैली में है। उसकी पुस्तकों का नायक हीरो सुकरात है, सिर्फ लाज को छोड़कर। 3 पुस्तकों खास करके रिपब्लिक, स्टेटमैन व लॉ में उसका पूरा राजनीतिक दर्शन समाहित है। इन तीनों के अलावा क्रीटो में भी राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। स्टेटमैन व लॉ सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। अब आते हैं ए यानी रिपब्लिक, 375 बीसी देखते हैं। इसमें 10 अध्याय हैं। इसका उपशीर्षक न्याय यानी कंसर्निंग जस्टिस है, अर्थात मुख्य प्रतिपाद विषय है न्याय। इसमें दार्शनिक राजा का वर्णन है। इसमें आदर्श राज्य व उसके कर्तव्यों का वर्णन है। यह पुस्तक मुख्यतः नीतिशास्त्र व राजनीति पर है, पर साथ ही इसमें दार्शनिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अध्यात्म, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और अर्थशास्त्र, क्योंकि इसमें परिवार व संपत्ति का साम्यवाद भी है, को समाहित करता है। रिपब्लिक का यूनानी अर्थ यानी पोलिटिया है। पोलिटिया रिपब्लिक का तात्पर्य गणतंत्र नहीं बल्कि राज्य व्यवस्था है। इस प्रकार पोलिटिया में गणतंत्र भी है, जो राज्यतंत्र व कुलीन तंत्र भी शामिल है। आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट की व्याख्या। आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य की व्यवहारिक स्थापना के बारे में प्लेटो स्वयं आशंकित था। इसलिए वो रिपब्लिक में लिखता है कि ऐसे नगर का अस्तित्व विचार जगत में ही है। इसका प्रतिरूप दिव्यलोक में देखने को तो मिल सकता है, पर धरती पर विद्यमान नहीं है। इस प्रकार आदर्श राज्य बादलों का नगर है, न कि धरती का। प्रोफेसर डनिंग के अनुसार रिपब्लिक इस कारण से आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत करे। रूसो ने इसे शिक्षा शास्त्र पर लिखी श्रेष्ठ रचना कहा है। रूसो ने इसकी प्रतिक्रिया में शिक्षा पर द एमिली 1762 लिखी। हजरत महल सब पुस्तकालय जला दो क्योंकि रिपब्लिक में सबका ज्ञान आ गया है, ये हजरत महल ने कहा था। वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रिपब्लिक का रियासत के नाम पर से उर्दू में अनुवाद किया। प्लेटो की कृति रिपब्लिक इतनी महान है कि थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया, फ्रातो मार्सो कंपनेला की द सिटी ऑफ सन व फ्रांसिस बेकन की द न्यू अटलांटिस इसी के स्वरूप यानी पैटर्न पर आधारित है। रिपब्लिक में 3 प्रकार के राज्य हैं, जो उत्तरोत्तर चरणों में आदर्श राज्य का रूप लेंगे। प्रथम राज्य स्वस्थ राज्य यानी हेल्थी स्टेट। इसे सुअरों की नगरी यानी सिटी ऑफ पिग कहा गया है। इसमें उत्पादक वर्ग महत्वपूर्ण होता है, जो धन की भूख व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम विभाजन व विशेषज्ञता को अपनाता है। द्वितीय विलासिता राज्य यानी लग्जरियस स्टेट। इसमें सैन्य वर्ग महत्वपूर्ण होता है। इसमें सैनिक गंध खोजी कुत्तों की तरह होते हैं, जो धन का पता लगाते हैं और युद्ध करते हैं तथा अपनी सोफों व मेजों, प्लेटों व मिठाई रूपी विलासिता की प्यास बुझाते हैं। तृतीय न्यायपूर्ण राज्य यानी द जस्ट स्टेट। अंत में आदर्श राज्य तैयार होता है, जिसका मार्गदर्शन दार्शनिक राजा करता है। बी राजमार्ग यानी स्टेटमेंट 360 बीसी में लिखी गई थी। यह रिपब्लिक के बाद लिखी गई। इसमें राज्य का वर्गीकरण है, जो अरस्तु ने भी स्वीकार किया है।
लॉज सी लॉज यह सबसे अंत में लिखी गई, इसमें राजनीतिक व सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण है। लॉज में शासी परिषद यानी नेक्टल काउंसिल का उल्लेख है। तीनों पुस्तकों की तुलना अगर हम देखें तो रिपब्लिक में राज्य का मार्गदर्शन दार्शनिक राजा करता है। स्टेटमैन में एक मिश्रित राज्य है जो राजनयिकों द्वारा चलाया जाता है। लॉज में एक वास्तविक राज्य है जो नियमों और कानूनों द्वारा संचालित होता है। रिपब्लिक का राज्य आइडियल स्टेट या आइडिया या उटोपिया यानी काल्पनिक है। स्टेटमेंट में संभावित राज्य है, जबकि लॉज में वास्तविक राज्य है यानी रियल स्टेट है। रिपब्लिक के अनुसार शासक में बुद्धि, साहस, संयम व न्याय के सद्गुण हो। स्टेटमेंट के अनुसार शासक को बुद्धिमान, पारंपरिक प्रथाओं तथा अलिखित दैवीय नियमों का जानकार होना चाहिए। लॉज के अनुसार शासक को लिखित नियमों व कानूनों का जानकार होना चाहिए। रिपब्लिक में शासक को गरेड़िए के तुल्य बताया गया है, जबकि स्टेटमेंट में शासक को चिकित्सक यानी द डॉक्टर स्टेटमेंट, पायलट स्टेटमेंट तथा बुनकर द वेबर स्टेटमेंट की संज्ञा दी गई है। अन्य पुस्तकों को देखें। द सिंपोजियम यह प्लेटो की एक नाटकीय मजेदार पुस्तक है जिसमें प्रेम यानी इरास व सौंदर्य का वर्णन है। मेनो इसमें ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की गई है। द अपॉलॉजी 399 बीसी में लिखी गई थी। इसमें सुकरात पर लगे नास्तिकता व युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप व उनका बचाव है। सुकरात के मुकदमे का वर्णन है। गांधी जी द्वारा सत्यवान नामक नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया गया था। अपॉलॉजी में सुकरात के विरोधी अभियोक्ता उस पर आरोप लगाते हैं तथा सुकरात उनका जवाब देता है। फाइडो इसमें सुकरात की मृत्यु का मार्मिक दृश्य है। साथ ही प्रत्यय का सिद्धांत, आत्मा व उसकी अनावश्यकता की चर्चा है। चरमाइस इसमें आत्मज्ञान का विचार पेश किया गया है, अर्थात सुकरात के कथन अपने आप को जानो यानी नाउ योरसेल्फ पर विचार किया गया है। क्रीटो इसमें भी अपॉलॉजी की तरह सुकरात के जीवन व मृत्यु पर विचार विमर्श है। परमाइंडिस इस संवाद में प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ आइडिया का पुनर्मूल्यांकन किया है। यह ज़्यादा व्यवहारिक वर्णन है। जॉर्जियस 380 बीसी प्लेटो की पुस्तकों के पात्र सिफाल्स, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमेकस, ग्युलकान व एंडीमैट्स न्याय पर चर्चा करते हैं। चरमाइट्स आत्मज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करता है और लाइसिस मित्रता के संबंध में चर्चा करता है। लिच्य साहस का अर्थ बताने का प्रयत्न करता है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति यानी प्लेटोज स्टडी मेथड। पहला है निगनात्मक पद्धति यानी डिटेक्टिव मेथड। इसमें दार्शनिक पद्धति या निष्कर्षात्मक पद्धति भी कहा जा सकता है। यह पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, अर्थात निष्कर्ष पहले निकाले जाते हैं, फिर विशिष्ट तथ्यों से जोड़ा जाता है। यह मानव परकवादी यानी नॉर्मेटिव व दार्शनिक पद्धति है। रिपब्लिक में यही पद्धति है। अरस्तु की पद्धति इसके विपरीत आगमनात्मक है, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। उद्देश्यपरक यानी टेलोलॉजिकल। प्लेटो और अरस्तु दोनों इसका प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु का एक लक्ष्य का या उद्देश्य होता है। प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म आकारों, विचारों, प्रत्यारों का सिद्धांत स्वोद्देश्यपरक पद्धति पर आधारित है।
इसे कार्य कारण पद्धति भी कहते हैं। सामान्य अनुमान यानी अनुरूपता पद्धति यानी एनोलॉजी, एक चीज जो दूसरी चीज से जोड़ना या उसमें समानता के आधार पर तर्क करना। जैसे रखवाली के कार्य में कुत्ता कुतिया में भेद नहीं होता, तो शासन कार्य या सैन्य कार्य में स्त्री पुरुष में भेद क्यों? उदाहरण स्वरूप रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य में जो 3 वर्ग हैं, उनमें कुछ अनुरूपताओं का वर्णन है। उत्पादक वर्ग मानव पशु यानी ह्यूमन कटल तांबा कॉपर की तरह होता है। पशु व तांबे से साम्यता उत्पादक वर्ग की। सैन्य वर्ग साहस वर्ग सहायक वर्ग हित प्रहरी वॉच डॉग व चांदी के समरूप होता है। दार्शनिक राजा यानी शासक वर्ग गरेड़िया यानी चरवाहा व स्वर्ण से तुलना किया गया है इनका। प्लेटो के दर्शन में उपलब्ध महत्वपूर्ण दृष्टांत व शब्द। गुफा का दृष्टांत, भीतरी आंखें, ये सारे जिक्र प्लेटो अपने उपमा के स्वरूप करता है। परछाइयां, उद्दत झूठ, मोची व डॉक्टर, यथार्थ प्रत्ययों की प्रतीक्षाया। चौथा है ऐतिहासिक पद्धति। जहाँ रिपब्लिक में निगमनात्मक पद्धति व सामान्य अनुमान पद्धति का ज़्यादा प्रयोग है, वहीं स्टेटमेंट व लॉज में ऐतिहासिक पद्धति का इसमें ज़्यादा उपयोग है। इसमें प्लेटो ने राज्य के उदय, विकास व पतन को इतिहास के आधार पर ढूंढा है। पांचवा है द्वंद्वात्मक पद्धति यानी डायलेक्टिकल मेथड। आपसी तर्क, द्वंद्व व संवाद के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। विरोधी विचारों की टकराहट से अनेक असत्य अंश नष्ट हो जाते हैं, युक्तिसंगत सत्य शेष रहता है। इसी द्वंद्वात्मक पद्धति का आगे चलकर जर्मन दार्शनिक हेगल ने प्रयोग किया। हेगल के बाद कार्ल मार्क्स ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया। गुफा का दृष्टांत यानी एलोगोरी ऑफ केव, जो हमने कहा था कि कुछ उपमा यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे गुफा के इस दृष्टांत के माध्यम से हम निम्नलिखित शब्दावली को समझेंगे। पहला, प्रत्यय का सिद्धांत या आकार का सिद्धांत। दूसरा, आत्मा का परिवर्तन, चेंज ऑफ सोल। तीसरा, विभाजन रेखा यानी डिवाइड लाइन का उदाहरण। और चौथा होता है भीतरी आंखें यानी इनवर्ड आइज या अंदरूनी आंखें। और पांचवा है ज्ञान की सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है यानी नॉलेज ऑफ वर्च्यू। प्रतिछाया यानी शैडो। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित है कि गुफा की सीख से संबंधित यह रूपक कथा। इस रूपक कथा में सुकरात प्लेटो के भाई ग्लकान को आत्मा ज्ञान के बारे में समझाते हैं। रूपक कथा है। सुकरात कहता है कि एक ऐसी गुफा की कल्पना करो जो भूमि के अंदर बनी हो, जिसका मुंह ऊपर प्रकाश की ओर खुला हो। बचपन से ही इसमें कुछ ऐसे मनुष्य रह रहे हैं जिनकी गर्दन व टांगे बेड़ियों में जकड़ी है। वे न हिल डुल सकते हैं, न सिर घुमा सकते हैं। वे ऊपर प्रकाश की ओर नहीं देख सकते, वे सिर्फ सामने की दीवार ही देख सकते हैं। उन मनुष्यों के पीठ की तरफ गुफा के दरवाजे पर एक रास्ता है जिस पर से विभिन्न व्यक्ति, पशु आदि गुजरते हैं। जैसे ही रास्ते से कोई गुजरता है, बाहर की रोशनी की वजह से उसकी परछाई दीवार पर बनती है, जैसे कि कठपुतली के खेल में होता है। चूँकि उन मनुष्यों ने आज तक सिर्फ परछाइयाँ नहीं देखी हैं, अतः वे इन परछाइयों को ही सत्य मान लेते हैं। अगर इनमें से किसी मनुष्य को मुक्त कर बाहर प्रकाश में लाया जाए तो उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। वह अब परछाइयों को नहीं, वास्तविक वस्तुओं को देख रहा है।
उसे वास्तविक सत्य का ज्ञान हो गया, अर्थात उसकी भीतरी आंखें, इनवर्ड आइज, खुल गई है। उस मुक्त मानव की आत्मा में परिवर्तन, चेंज ऑफ सोल आ गया। अब उसकी आत्मा प्रकाशवान हो गई है। हम सब बंदीगृह के मनुष्य हैं जो नाशवान भौतिक जगत यानी मकान, संपत्ति, शरीर आदि को सत्य मान बैठे हैं। इंद्रियों सुखों का सर्वोत्तम माने बैठे हैं, सुखों को सर्वोत्तम माने बैठे हैं, जबकि ये सब तो प्रतिछाया है यानी शैडो है। दृश्य जगत यानी वर्ड ऑफ बिगिंग अनित्य जगत है। तात्विक जगत वर्ड ऑफ बिकमिंग या प्रत्यय जगत है। वर्ड ऑफ आइडिया ही नित्य, शाश्वत व पूर्ण सत्य है। विभाजित रेखा यानी डिवाइन लाइन का तात्पर्य है कि भौतिक जगत व तात्विक जगत को अलग अलग पहचानना, जैसे बुद्ध, महावीर, स्वामी मोहम्मद साहब, ईसा मसीह व गुरु नानक ने पहचाना था। गुफा का दृष्टांत प्रत्यय के सिद्धांत को समझाने के लिए है। गुफा के दृष्टांत का सार यह है कि उत्पादक वर्ग गुफा में कैद मानव है, अतः शासन का कार्यभार ज्ञानवान दार्शनिक को संभालना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार परछाइयों की पहचान के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, इसी प्रकार अगर अज्ञानी व असद्गुणी मनुष्यों को सत्ता सौंप दी जाए तो वे सत्ता संघर्ष में पागल हो जाएंगे। अतः सुकरात गलकान से कहता है कि जिस राज्य में शासक अत्यंत सत्ता लोलुप होते हैं वहाँ का शासन सबसे निकृष्ट होता है। गुफा की सीख का ध्येय बुद्ध व महावीर पैदा नहीं बल्कि वास्तविक उत्तम दार्शनिक या शासक पैदा करना है। गुफा के अलावा प्लेटो ने डॉक्टर मोची, नौचालन शिल्पी आदि बहुत से दृष्टांत का प्रयोग किया है। प्लेटो का प्रत्यय आकार व सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज फॉर्म। प्लेटो के दर्शन का आधार उसका प्रत्यय विचार या सिद्धांत का या आकारों का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का आधार क्या है? सद्गुण ही ज्ञान है तथा ज्ञान ही सद्गुण है। वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। आकार सिद्धांत को समझने के लिए प्लेटो ने विभाजित रेखा और गुफा की मनगढ़ंत कथा का उपयोग किया है। यथार्थ वास्तविक प्रत्ययों यानी आइडियाज की प्रतिछाया। इस सिद्धांत को समझाने के लिए भारतीय दर्शन से तुलना आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार विश्व में दो जगत है, विचार आकार या प्रत्यय जगत। भारतीय दर्शन में इसे आत्मा कहा जाता है। भौतिक जगत, वस्तु जगत यानी शरीर या जड़ जगत, भौतिक जगत यह मिथ्या जगत है, जबकि आत्मा अजर, अमर, शाश्वत व सत्य है। आत्मज्ञानी व सद्गुणी व्यक्ति के लिए इंद्रिय जगत प्रति या छाया मात्र है। जिस प्रकार छाया स्थायी नहीं है, वह सूर्य की दिशा परिवर्तन के साथ बदलती रहती है तथा सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार भौतिक वस्तु जगत परिवर्तनशील व नाशवान है। मानव जो भी भौतिक पदार्थ है नाशवान व क्षणशील है, जबकि मानवता जो कि एक विचार है कभी नहीं मरता। इसलिए सुकरात कहता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। प्लेटो गुफा के दृष्टांत में बताता है कि यथार्थ यानी इंद्रियानुभूति वाला जगत छाया मात्र है, जबकि भीतरी आंखें खुलेगी अर्थात आत्मा का वास्तविकता ज्ञान प्राप्त होगा तो भौतिक पदार्थ हमें झूठे व अस्थायी प्रतीत होंगे। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण यानी धर्म है, जबकि अज्ञान अधर्म है। अज्ञान के कारण ही हम इंद्रिय सुखों में उलझे रहते हैं, खाते पीते व मुटियाते रहते हैं, संतान उत्पत्ति करते रहते हैं, एक दूसरे को
लातों व सींगों से मारते रहते हैं। संक्षेप। पहला, प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत ज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, ज्ञान ही सद्गुण व सद्गुण ही ज्ञान है। तीसरा, विशेष सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है। विचार प्रत्यय सच में संसार का मूल तत्व है। भौतिक दुनिया जिसे हम वास्तविक मान बैठे हैं, यह विचारों की परछाई मात्र है। विचार यानी स्थायी होता है, पर उसकी परछाई सदैव बदलती रहती है। ज्ञान सद्गुण या सत्य धारणा नहीं, वास्तविकता है। ज्ञान वह नहीं है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ज्ञान तो इन सबसे परे है, क्योंकि जो हमें दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, जबकि ज्ञान तो सत्य है। जो दिखाई देता है वह आकार नहीं है, बल्कि आकार का एक मात्र स्वरूप मात्र है। ज्ञान विचारों को बदल सकता है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य ज्ञान व सद्गुण प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ। प्लेटो के इस दर्शन का मूल मंतव्य दार्शनिक राजा की सत्ता की स्थापना करना है। अतः वह कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा न बने या राजा दार्शनिक न बने, तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं होगी। प्लेटो ने अपने इस दर्शन द्वारा ग्रीक, यूनानी व दर्शन को चरम पर पहुंचा दिया। अतः उसे पूर्ण ग्रीक कहा जाने लगा।